जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो ये है 61 नंबर क्वेश्चन, यानी इसके पहले हम लोग 3 पार्ट में 60 नंबर तक क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और ये हैं आपके भारत तथा विश्व के भूगोल के प्रश्न जो आपके SSC MTS 2022 में आए थे। तो देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के, फिर ब्लैंक दिया, प्रदेशों में पाए जाते हैं। यानी जो रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं वो विश्व के किन प्रदेशों में पाए जाते हैं। पहला लिखा है उष्णकटिबंधीय, दूसरा लिखा है घास वाले मैदानी, तीसरा लिखा है रेगिस्तानी और चौथा लिखा है शीतोष्ण। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय। कहने का मतलब रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र कह रहा है विश्व के, फिर ब्लैंक दिया, प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2011 की जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि 11 में ही आपकी जनगणना हुई थी और 21 में होनी थी, तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से नहीं होती। ये बात हमने लगभग हर वीडियो में जब भी क्वेश्चन आता है बताते हैं। ठीक, वैसे आपकी ये जो जनगणना होती है हर 10 वर्षों में होती है। देखो इसमें पहला ऑप्शन दिया प्रति 1000 पुरुषों पर 843 महिलाएँ, फिर लिखा है प्रति 1000 पुरुषों पर 743 महिलाएँ, प्रति 1000 पुरुषों पर 643 महिलाएं और प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। तो कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। कहने का मतलब समझो, यानी 1000 अगर पुरुष हैं तो 943 ही महिलाएं हैं। अब जितने लोग बचे, अब देखो लिंगानुपात पहली बात तो 1000 पुरुषों पर देखा जाता है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो जनगणना होती है इसमें जो लिंगानुपात निकाला जाता है तो कितने प्रति पुरुषों पर निकाला जाता है, तो 1000 पुरुषों पर प्रति महिला के हिसाब से। ठीक है ना, तो 943 महिलाएं हो गई, तो यानी 1000 पुरुष हैं तो 943 उनके लिए महिलाएं। ये जनगणना से एक रेशियो निकल कर आया था, तो कितना हो जाएगा 943, याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 11 के बीच किस राज्य की दशकीय जनसंख्या कह रहा है वृद्धि दर सबसे अधिक है। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो इन 10 वर्षों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो सबसे अधिक है। पहला लिखा है बिहार, दूसरा लिखा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा लिखा है मिजोरम और चौथा लिखा है मेघालय। तो वो आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी मेघालय। यानी जो ये जनगणना होती है आपकी 10 वर्षों में होती है, तो 2001 के बाद सीधे कब हुई थी? 2011 में। तो कह रहा 2001 से 2011 के बीच किस राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो वो था आपका मेघालय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। लिखा हुआ प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट आपका उड़ीसा में। देखिए कहाँ पर ऑप्शन दिया गया, पहला लिखा है गुजरात, नहीं होगा, फिर लिखा तमिलनाडु, फिर लिखा उड़ीसा और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ चीज़ें देखो याद करने लायक हैं, जैसे हमने याद किया वैसे आप भी याद कीजिए। कह रहा है प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो वो है आपका उड़ीसा राज्य में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। यार कह रहा है वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, यानी कम ज़्यादा नहीं होते। पहला लिखा पर्वतीय वन क्षेत्र, फिर लिखा टुंड्रा क्षेत्र, फिर लिखा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, फिर लिखा मरुस्थलीय क्षेत्र। तो ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। यानी यहाँ पर लगभग दिन और रात बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। 19 यानी 12 घंटे का दिन और करेक्ट 12 घंटे की रात। जबकि अपने यहाँ क्या होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। सर्दियों में रात बड़ी होती है, दिन छोटा, गर्मियों में दिन बड़ा होता है, रात छोटी। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहाँ पर कह रहा है वर्ष भर यानी पूरे साल दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। लिखा है स्थानांतरित कृषि को, फिर ब्लैंक दिया है, में झूम के नाम से भी जाना जाता है। यानी स्थानांतरित कृषि को फिर कह रहा है किस राज्य में झूम के नाम से जाना जाता है। पहला लिखा राजस्थान, दूसरा लिखा महाराष्ट्र, फिर लिखा असम, फिर लिखा कर्नाटक। तो जो असम राज्य है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो असम राज्य है यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर। लिखा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। पहला लिखा है मौसिनराम, दूसरा लिखा है गुवाहाटी, तीसरा लिखा है ईटानगर, चौथा लिखा है अगरतला। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका मौसिनराम है। ठीक, अगर राज्य पूछ दिया जाए तो मेघालय, यानी मेघालय राज्य का ये एक प्रॉपर स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा राज्य है, ध्यान से समझो, कहेगा वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो आपका राज्य हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। अगर राज्य पूछा जाए
तो मेघालय, अगर मैं स्थान पूछा जाए तो मौसिनराम, और वहीं मेघालय में ही ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्र हो जाएगा। देखो शुक्र से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे चमकीला ग्रह पूछे तब भी आप शुक्र बोलोगे, भोर का तारा बोले तब भी आप शुक्र बोलोगे, गर्म ग्रह बोले तब भी आप शुक्र बोलोगे, पृथ्वी की बहन बोले तब भी आप शुक्र बोलोगे। ठीक है ना, इससे रिलेटेड कई सारे पॉइंट हैं, तो सब आप याद कर लीजिए। पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सबसे गरम और सबसे चमकीला, तो ये सब का आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान से समझो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ध्यान दीजिए जरा, नहीं वाला पूछा गया। देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया इसका नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा लिखा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा लिखा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फिर लिखा है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आपका पहला जो लिखा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, दूसरा गुगामल राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, तीसरा जो लिखा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका महाराष्ट्र में नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। नहीं वाला बताना, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, लिखा भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी जो भारतीय मसाला बोर्ड है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कहाँ पर मुख्यालय उसका कहाँ स्थित है। पहला लिखा है कोच्चि केरल, दूसरा लिखा है बेंगलुरु कर्नाटक, तीसरा लिखा है गुंटूर आंध्र प्रदेश, फिर लिखा है पुणे महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोच्चि केरल। यानी केरल राज्य में आपका भारतीय मसाला बोर्ड स्थित है और वहाँ का एक स्थान है कोच्चि। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, लिखा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को, फिर ब्लैंक दिया, कहते हैं। यानी हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं। पहला लिखा है पूर्वांचल, दूसरा लिखा है अरावली पर्वतमाला, फिर लिखा है आंतरिक हिमालय, फिर लिखा है शिवालिक पर्वतमाला। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर आंतरिक हिमालय। फिर से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो आंतरिक हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, लिखा हुआ है निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं ब्लैंक कहलाती हैं। यानी निश्चित दिशा में, यानी एक ही दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराओं को कहा जाता है महासागरीय धाराएं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आसान से कुछ क्वेश्चन है यार, उनमें कुछ खास नहीं है। कह रहा निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं महासागरीय धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। तो सब लोग जानते हो, एकदम आसान क्वेश्चन है। पटसन को किसको कहते हैं, पटसन को। यानी जो पटसन की खेती होती है या पटसन की जो फसल होती है उसको हम लोग सुनहरा रेशा के रूप में भी जानते हैं, उसका दूसरा नाम सुनहरा रेशा भी है। बाकी गन्ना, चावल, गेहूँ ये नहीं होगा। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, लिखा है कटीले वन तथा झाड़ियाँ भारत के किन भागों में पाए जाते हैं। पहला लिखा उत्तर पूर्वी, फिर लिखा है दक्षिणी, फिर लिखा है पूर्वी और फिर लिखा है उत्तरी पश्चिमी। तो जो कटीले वन है या कटीले वन की झाड़ियाँ हैं भारत के उत्तरी पश्चिमी में पाए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी नॉर्थ और वेस्ट, इंग्लिश में क्या कह सकते हो आप, नॉर्थ और वेस्ट। तो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, फिर आ गया जनगणना से रिलेटेड। क्या लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अभी जो आया था कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, तो 943। कभी कभार पूछता है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या घनत्व कम कहाँ है, कभी पूछेगा जनसंख्या घनत्व ज़्यादा कहाँ है, कभी पूछेगा किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ गई, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम हो गई। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर ध्यान दो आप, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहाँ पर है। कम वाला पूछा गया तो वो हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चंडीगढ़ में नहीं, दिल्ली में नहीं, जम्मू और कश्मीर में भी नहीं। यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी सबसे कम जनसंख्या घनत्व थी वो थी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, लिखा हुआ है हिमालय के अधिकांश
नदियाँ किस प्रकार की हैं, सब लोग जानते हैं, 12मासी। कैसी हैं, 12मासी। कहने का मतलब लगातार उनमें पानी बरसा। 12मासी का मतलब जैसे कुछ पौधे या पेड़ होते हैं, ठीक, जैसे कुछ अमरूद के पेड़ आपने सुने होंगे जो 12मासी होते हैं, यानी हमेशा उसमें फल बनते रहते हैं और फलते रहते हैं, ठीक। कुछ जीव भी होते हैं, जैसे कहीं कहीं आपने गाय सुनी होगी, 12मासी गाय होती है, यानी वो हमेशा लगती ही रहती है, हमेशा दूध देती रहती है। वैसे ही कह रहा है हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की, तो सब लोग जानते हैं हिमालय की ऐसी नदी तो है ना कि जनवरी फरवरी में बही फिर 8-9 महीने गायब। तो ये 12मासी यानी हिमालय से हमेशा पानी निकलता रहता है और वो लगातार बहता रहता है, तो इनको कहते हैं 12मासी, यानी सदैव इनमें पानी बना रहता है और बहता रहता है। कुछ नदियाँ सूख भी जाती हैं, ठीक, तो वो होते हैं अपवाद। बाकी जितनी हिमालय की अधिकांश नदियाँ हैं, देखो वर्ड को समझा करो, अधिकांश का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा नहीं लिखा है यहाँ पर कि जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो 12मासी हैं, ऐसा नहीं है। अधिकांश नदियाँ 12मासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, लिखा है महासागर की परपटी मुख्यतः, फिर ब्लैंक दिया एवं फिर ब्लैंक दिया है कि बनी। जो महासागर की परपटी है वो मुख्यतः किसकी किसकी बनी है, तो वो आपकी बनी है सिलिका और मैग्नीशियम की, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन यहाँ आ चुका है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। रट्टा मान लीजिए, आप रट लीजिए बिल्कुल क्या, कि महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई है, ठीक है ना। सिलिका मतलब SI, मैग्नीशियम यानी Mg, SI और Mg, ऐसे आप 2 डिजिट ये याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, लिखा है कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ब्राज़ील लिखा है, फिर चीन लिखा है, फिर रूस लिखा है, बांग्लादेश लिखा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है चावल, चीन में। तो कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हो जाएगा चीन, ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, लिखा हुआ ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है। फिर से हम कह रहे हैं ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है। वो ऊपर आपकी परतें हैं, है ना, जैसे पहला लिखा है मध्यमंडल, दूसरा क्या लिखा हुआ है बाह्यमंडल, फिर लिखा है क्षोभ मंडल और फिर लिखा है समताप मंडल। तो आपसे पूछा गया जो ओजोन परत है वो किस मंडल में या किस परत में पाई जाती है, तो वो है आपका समताप मंडल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। एयरफोर्स वायु ग्रुप में एक बार आ चुका है क्वेश्चन ये कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में या किस मंडल में पाई जाती है, तो वो समताप मंडल जो है आपका ऊपर, उस समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, लिखा हुआ है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में, आसान सा याद कर लीजिए, कर्नाटक में, ठीक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक। अब देखो राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं आप उन सबको तैयार कर लीजिए। परत से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो परत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आप तैयार कर लीजिए। देखो पेपर की अच्छी तैयारी कब होती है, जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया उससे रिलेटेड, उससे राउंड फिगर के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब आप तैयार करो। यकीन मानो आपसे अच्छा रिजल्ट किसी का नहीं आने वाला है। क्लियर हो गई बात ना। यानी ये नहीं कि जितने को, जैसे हमने यहाँ तक 80 कंप्लीट करा दिया, अब ये नहीं कि आपने चारों वीडियो देख लिए 80 कंप्लीट कर लिए बस हो गया आपका काम, या फिर हमने जितने क्वेश्चन कराए कर लिए, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक। वो सब बांधने वाली बातें होती हैं। आप भी समझते हो कि मात्र एक वीडियो देख लीजिए आपका पूरा काम हो जाएगा, मात्र एक वीडियो लाएँ 100 में 100, ये सब क्वेश्चन, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब एक तरह से बांधने वाली। तो जो समझदार स्टूडेंट है, समझदार विद्यार्थी, आप बातों को समझ रहे होंगे, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उससे राउंड फिगर के, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं लगभग में आप उनको तैयार कीजिए, तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। नहीं तो एक भ्रम में बने रहोगे कि हम पक्का पेपर निकाल देंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप इन चीज़ों को जिस दिन समझ जाओगे, ये समझ लो अगर एक पोस्ट भारत में है कोई, एक पोस्ट के लिए कम से कम 5000 लोग अप्लाई करते हैं। एक पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, बात समझने का प्रयास करो। एक पोस्ट के लिए भारत में लगभग 5000 लोग अप्लाई करते हैं। अब 4999 लोगों को आपको पीछे करना है। समझो बात को, 4999 लोगों को यदि आप में दम है पीछे करने की, तब भी आप फार्म डाल के वो पेपर क्वालिफाई करो। अगर दम नहीं है तो आप उस फार्म को भी मत डालो। समझ गए ना। और ये काम आप कब कर पाओगे, जब आप सबसे अलग सोचोगे। अब देखो जैसे हमने ये क्वेश्चन करवाए, तो क्या सिर्फ आप ही हमारा लेक्चर पढ़ रहे हो या वीडियो पढ़ रहे हो, सोचो आप, थोड़ा थिंक कीजिए। कहने का मतलब अगर हमारे में 500 व्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब MTS वाले विद्यार्थी जितने हैं 500 लोगों ने देखा, और आपको पीछे कितने को करना है, 4999। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा दीजिए इतने लोगों के पीछे कैसे कर पाओगे, जब आप थोड़ा थिंकिंग अलग रखोगे। कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा अलग सोचिए, अलग लेवल से पढ़ाई की तैयारी कीजिए। जो क्वेश्चन आ चुका है उससे रिलेटेड राउंड फिगर के कितने प्रश्न बन सकते हैं उन सबको आप तैयार कीजिए, तब आपका यकीनन पेपर अच्छा होगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा।
आई होप आप बात को समझ गए होंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जी जान से मेहनत कीजिए। समझ लो आप जितनी आप मेहनत ज़्यादा करोगे उतना ही रिजल्ट अच्छा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।